आपसे बातचीत कर रहे थे वो है बाजार जिससे थोड़ा नाखुश भी हो गया। तो यहाँ पर एलटीसीजी, एसटीसीजी इनके सबके स्लैब बदले गए हैं। इनफैक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे भी जो हम एक चिंता कर रहे थे वहाँ पर भी टैक्स को थोड़ा बढ़ाया गया है और अनलिस्टेड म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स इन पर भी अब टैक्स लगेगा। ये सारे परिवर्तन यहाँ हुए हैं। इसको भी आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमें बताएं क्या हुआ है एग्जैक्टली और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। अब इसमें बहुत सिंप्लिसिटी आई है। अब अनलिस्टेड और लिस्टेड या कोई भी फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल एसेट एक्सेप्ट डेट, अगर डेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं या फिर एमएलडीज हो सकते हैं, उनको छोड़ के बाकी सब एसेट्स की लॉन्ग टर्म पे 12.5% की टैक्स लगा दी गई। इंडेक्सेशन जो सेक्शन 48 होता था वो इंडेक्सेशन को प्रैक्टिकली अबॉलिश कर दिया। राइट, एक कॉन्टेक्स्ट में अभी भी इंडेक्सेशन जिंदा है, वो मैं आपको बताता हूं। बट पॉइंट ये है कि पूरे एसेट्स को 12.5 की लॉन्ग टर्म पे लाना, दैट्स, और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन जो है वो सिर्फ उसमें थोड़ा सा अंतर है। लिस्टेड है तो 1 साल में लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अगर लिस्टेड नहीं है तो 2 इयर्स में लॉन्ग टर्म हो जाएगा। रियल एस्टेट 2 इयर्स में होगा, गोल्ड 2 इयर्स में होगा, अनलिस्टेड इक्विटी 2 इयर्स में होगी। अच्छा, रियल एस्टेट में पहले 3 साल था, रियल एस्टेट पहले 2 साल ही था। 2 साल ही था। वो डेट फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स के थे जिसमें हाइब्रिड थे, 35% से ज्यादा की इक्विटी होती थी और वो सेक्शन 50A में नहीं आते थे, उनकी 3 साल की भी स्लैब थी। तो 3 साल की स्लैब भी एग्जिस्ट करती थी, 2 साल की भी करती थी और 1 साल की भी करती थी। अब 3 साल की तो खत्म हो गई और 2 साल और 1 साल, 2 साल में सब लोग आ गए और 1 साल में लिस्टेड इक्विटी आ गया। फिर आपने जो कहा कि एसटीटी बढ़ाई गई एफएनओ पे, और एफएनओ पे तो बढ़ाई गई। आई थिंक गवर्नमेंट ने रिटेल इन्वेस्टर के शोल्डर पे शूट करके अपनी एसटीटी की रेवेन्यू 50-60% से बढ़ा ली। अब क्या हो गया कि सबसे बड़ी एनोमली ये है और दुख की बात है कि अनलिस्टेड इक्विटी में एसटीटी पेमेंट नहीं होती बट फिर भी उसके लॉन्ग टर्म 12.5, लिस्टेड इक्विटी में एसटीटी पे करने के बाद भी 12.5। तो लिस्टेड इक्विटी की टैक्सेशन कल से वर्स ऑफ हो गई अनलिस्टेड से, विच आई थिंक इज अ बिग एनोमली। आई थिंक वो कभी कनेक्ट होगी बिकॉज अनलिस्टेड की टैक्सेशन लिस्टेड से कम होना, एसटीटी को जोड़ के लिस्टेड में, आई थिंक दैट्स वन थिंग व्हिच विल रिक्वायर अ रीलुक। लेकिन अब जो अगर हम बात करें इक्विटी तो 10% से बढ़ के 12.5% जो लेकर आए, क्योंकि यहाँ इंक्रीज हुआ और उधर रियल स्टेट में जो 20% थी वहाँ 7.5% का कट, वो 12.5%, और एसटीसीजी यहाँ 15 से बढ़ाकर 20%। करेक्ट, और उसमें जो 20% के साथ इंडेक्सेशन मिलती थी वो इंडेक्सेशन खत्म हो गई। तो इफेक्टिव टैक्स रेट ऑप्टिकली 20 से 12.5 किया। बट आई थिंक अगर किसी की रिटर्न रियल एस्टेट में 10% से ज्यादा थी तो आपकी टैक्स बढ़ी है ना कि घटी है, क्योंकि अगर 10% और अगर आप इन्फ्लेशन को 5% भी माने तो आपकी टैक्स बढ़ी है। देखने को 20 से 12.5 हुई है बट बढ़ी है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले क्या हुआ था कि इंडेक्सेशन ईयर था 1981 का, फिर उसके इंडेक्सेशन ईयर को चेंज करके 2001 कर दिया गया। जब वो 2001 कर दिया गया था तो एक जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसी ने खरीदी हो, समझो कि 1970 में, तो उनके पास एक प्रावधान था कि वो अपनी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 तक की कराएं और उसको अपना परचेज प्राइस मान लें। तो अगर वो परचेस प्राइस आज भी मानते हैं और उसमें इंडेक्सेशन नहीं करते तो 12.5% की टैक्स सिर्फ इस सेंचुरी की गेन पे लगेगी। तो उस पर क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं, बट प्राइमा फेसी वो फेयर मार्केट वैल्यूएशन की प्रैक्टिस कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर वो होगी तो टैक्सेशन ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन सिर्फ ये 24 सालों की लगनी चाहिए। तो शायद आप जो कह रहे हैं वो हुआ भी है, क्योंकि इस पे सवाल पूछे गए और जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि 2001 से पहले के लिए इंडेक्सेशन जारी रहेगा और इंडेक्सेशन को आप 2001 तक ही कैलकुलेट कर पाएंगे, जो आप अभी शायद कहना चाह रहे हैं। राइट, वो सफाई आई है। लेकिन शरद साहब ने इस पे काफी बड़े कैलकुलेशंस किए और इनफैक्ट वो कैलकुलेशन स्क्रीन पर इस समय है भी। शरद साहब, इस पे आपका भी कहना है। देखिए, वैसे फिरोज जी ने समझाया, थोड़ी सी सफाई भी इस पर आई, लेकिन आप हमें बताइए कि आपके कैलकुलेशंस क्या कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्राई आउट भी है कि जिनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए शायद ये अच्छा नहीं हुआ है, और बहुत सारे डेवलपर्स जो अभी हमने रियल एस्टेट का भी शो किया उनका कहना है कि जो नए बायर्स आएंगे उनके लिए तो एक बढ़िया हो गया, एक तो सिंप्लीफाइड हो गया और शायद ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। लेकिन आपका हिसाब क्या कहता है?
देखिए जैसे ही अनाउंसमेंट आई थी विपिन, तो आपको याद होगा मैं भी उस टाइम मार्केट में बैठा हुआ था और मार्केट सामने थी, तो मार्केट जो रियल एस्टेट सेक्टर के शेयर्स थे उन्होंने एकदम रिएक्ट किया और रिएक्ट करके वो शेयर्स गिरने लग गए कि भाई ये तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बुरी खबर आ गई, इंडेक्सेशन हटा दिया। आपको पता होगा कि 1/4/2001 जीरो ईयर माना जाता था, जैसे कि अभी फिरोज बता रहे थे, और आज वो इंडेक्स 363 पे थी। यानी कि आपने अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी ली है तो उसकी कॉस्ट आपकी 3,63,000 बन जाती थी, भले ही आपने कितने में बेची हो। तो जब बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन करी और हमने जो कैलकुलेशन जो स्क्रीन पर आप चला रहे हैं इसको हम गौर से देखें, तो अगर आपकी बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है जिसकी की वैल्यू बहुत कम है और आज उसकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, इनफैक्ट मैंने उसमें देखा कि उसमें फायदा हो गया। नुकसान कहाँ हुआ? नुकसान वहां हुआ जहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा थी और आपने वो प्रॉपर्टी बहुत बाद में खरीदी, तब नुकसान होता है। जो लोग पुराने हैं, और यही फाइनेंस सेक्रेटरी ने बयान दिया है, इनफैक्ट मुझे ये फक्र होता है कि हमने इस बात को पहले डिस्कवर किया। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब का तो बाद में बयान आया, उन्होंने नेचुरली बैक ऑफ द एंड सारी कैलकुलेशन करके प्रोविजन निकाले होंगे, पर इस चीज को हमने सबसे पहले जाहिर किया कि अगर पुरानी प्रॉपर्टी लो प्राइस पे ली हुई है तो आपको इफेक्टिवली इससे फायदा होगा अगर इंडेक्सेशन छोड़ दें और 20% से आप 12.5% पे ले लें। तो मुझे लग रहा है इसीलिए मैंने इसको कुछ खट्टा मीठा बोला कि कुछ लोगों के लिए फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। जिन्होंने प्रॉपर्टी 2018 में खरीदी होगी, 2019 में खरीदी होगी, आज वो बेचने जा रहे हैं, तो उनके लिए इंडेक्सेशन वैसे भी इतने काम की नहीं रहती है, क्योंकि आप इंडेक्सेशन नॉर्मली 5-6% हर साल उसमें इजाफा होता है, तो इतना ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर टैक्स रेट में उनके लिए काफी फर्क पड़ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसको हमें एक मिक्स्ड बैग की तरह देखना चाहिए और केस टू केस बेसिस पे देखना चाहिए। इसको हमें एक जनरल ओपिनियन बना के कि भाई इंडेक्सेशन हटा ली है तो नुकसान हो जाएगा सारा, इस तरीके से इसको नहीं देखना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। राइट, तो वो कैलकुलेशन है, एक बार मैं यहाँ पर दर्शकों को दिखाना भी चाहता हूँ। इसको पहले पेज से लेकर आइए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इसलिए समझ। देखिए, जो शरद जी बताने की कोशिश कर रहे थे, ये इनफैक्ट उन्होंने ही पूरा बना के दिया। 2001 में आपने कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदी हो, 2024 में आप उसे बेच रहे हैं, खरीदी थी आपने 10 लाख रुपए में, आज उसकी कीमत हो गई अगर 1 करोड़ रुपए, तो आप आज की तारीख में इंडेक्सेशन होता तो आपको कितना टैक्स लगता और नहीं होता। तो देखिए, ये पहला ग्राफ है कि यहां पर आपके लिए जो कीमत है वो इंडेक्सेशन के बाद हो जाती है करीब 36 लाख रुपए के आसपास, जो आप अगर 1 करोड़ रुपए जिसमें आप उसे बेचना चाहते हैं उससे घटाएंगे तो ये 63 लाख रुपए आपके बचते हैं, जिसके ऊपर आपको लगेगा टैक्स। कितना लगता है? इंडेक्सेशन वाले समय में 20% टैक्स आप देते करीब 12,74,000 रुपए का। लेकिन अगर उसे अभी के सिनारियो में कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्सेशन निकाल देंगे, 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी रह जाएगी, उस पर 12.5% का सीधा सीधा टैक्स। लेकिन वो टैक्स कितना बनता? करीब 11.25 लाख। तो यहां आपको पुराने वाले सिस्टम में फायदा हो रहा था। अब देखिए, वही प्रॉपर्टी आपने 2018 में खरीदी और 2024 में बेच रहे हैं, छोटा पीरियड है। 70 लाख में आपने खरीदी, डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी 2018 में, 1 करोड़ में आप बेच रहे हैं। इसके आगे जब आप चलते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं, आज अगर इंडेक्सेशन का मामला निकल गया तो सीधे सीधे आप इसको आपकी प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए की है, मतलब जो डिफरेंस आएगा 70 लाख घटाने के बाद 30 लाख, उस पर 12.5% का टैक्स, और वो आता है करीब 3,75,000 रुपए। लेकिन वही टैक्स आपको बनता इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हुए करीब 1,85,000 रुपए। तो यहां पर जिसको छोटे पीरियड में जिसने प्रॉपर्टी रखी उसके लिए थोड़ा सा इंडेक्सेशन हटने से बेनिफिट कम हो गया, और जिसके लिए एक लॉन्गर पीरियड में प्रॉपर्टी थी वहां पे थोड़ा सा फायदा। तो ये वो जैसा कह रहे थे सर, आई थिंक केस टू केस बेसिस वाली बात होगी फिरोज साहब। ये कैलकुलेशन एक आइडियल एक जनरल कैलकुलेशन है, लेकिन सबके लिए अलग अलग निकलेगा। बिल्कुल अलग अलग निकलेगा। अगर